जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 ये किसी ऑपरेशनल लॉन्च की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ का मैसेज एक बिल्कुल क्लियर इस बात को करता है कि इंडियन आर्मी को वेस्टर्न फ्रंट और नॉर्दर्न फ्रंट दोनों पर नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट चैलेंज के लिए एकदम मिशन रेडी रहना है। 6 जुलाई को ऑफिसर्स को भेजे गए टुगेदर टुवर्ड्स एक्सीलेंस मैसेज में फोकस सिर्फ वेपन्स पर नहीं, बल्कि आर्मी चीफ ने कहा मिशन रेडीनेस का मतलब इक्विपमेंट के साथ एम्यूनेशन, लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेंस और ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी इसमें शामिल है। और जो फॉर्मेशंस को रेगुलर जो स्पॉट रिव्यूज है उसमें अपनी रेडीनेस जो है वैलिडेट करनी होगी। यानी फाइल पर कॉम्बैट रेडी लिखना काफी नहीं होगा, ग्राउंड पर अचानक चेकिंग होगी। गोला बारूद कितना है, सप्लाई कितनी है, रेजिलिएंट है, ट्रूप्स कितने प्रिपेयर्ड है और क्राइसिस आया तो फॉर्मेशन कितनी जल्दी एक्शन में आ सकता है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के फ्रंट पर हमें देखा कि बेंचमार्क सेट किया, और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड ने 2020 से के जो लद्दाख क्राइसिस, उसके बाद जो नॉर्दर्न फ्रंट की जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रिपेयर्डनेस है उसका एक सिंबल बना। अब 2.0 की लैंग्वेज एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा करती है कि क्या भारत जो है वो टू फ्रंट पर जो कंटिजेंसी को अब हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं, बल्कि परमानेंट जो प्लानिंग रियलिटी का को लेकर मानकर चल रहा है। और आर्मी चीफ का ये जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और परफेक्ट सोल्यूशन का इंतजार मत कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। सिंपल और इम्प्लीमेंटेबल जो सोल्यूशन है वो निकालने की बात हो रही है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्मी चीफ अगर ये मैसेज देते हैं, लेटर लिखकर साफ प्रिपेयर्डनेस की बात होती है, तो इसका मतलब क्या है। तो इस सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत टू फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसके पीछे क्या चैलेंजेस जो हैं वो जो भारत देख रहा है, जो हमें अभी इस तरह से नजर नहीं आ रहे। तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लेविना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। लेविना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thanks, Amber. Yeah, this is a very important point in history. I think few years later we'll look back at this period. जब ये लोग प्रिपेयर कर रहे थे, I'm so sure we are headed towards Operation Sindoor. And जैसे हमारे प्रीवियस चीफ ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही वेंट पूरे नॉर्दर्न कमांड में चारों, और ये क्या धीरे से तो अभी आए हैं, ही जस्ट टेकन ओवर, तो ऑब्वियसली he had to go to the northern command, but it is also a time when we are heating up for operation sindoor. तो या फिर तो बारिश से पहले होता या फिर बारिश के बाद। तो बारिश अभी खत्म होने वाली है, एंड यू नो sometimes I believe even the worst climate is used as सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, तो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे इट हैपेंड इन फेब्रुअरी, जब उनकी ठंड खत्म नहीं हुई थी। और सबने बोला था कि इस टाइम पे रशिया अटैक नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम पे अगर अटैक किया तो उनकी गाड़ियां फंस जाएंगी। वो हुआ था, लेकिन फिर भी दे यूटिलाइज दैट एज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो वही इंडिया के केस में भी हो सकता है कि इंडिया जब पाकिस्तान कहती है कि नहीं बैड वेदर है, अभी नहीं, बारिश के बाद अटैक करेंगे, हो जाए। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मुझे नहीं लगता ये सिर्फ कन्वेंशनल काइनेटिक वॉर है। This is non-kinetic in many ways. Already cyber warfare की चीजें चल रही होंगी. All this news will not come out now. Another 6 months later we'll come to know about all this. And आप देखो, even if you are to consider the killings happening inside Pakistan by unknown gunmen, ISI के अलावा जो 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 हमारे इंडिया के लिए इनमिकल एलिमेंट्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो डेथ हो रही है, दैट could also be a part of Operation Sindoor. This is proper hybrid warfare. Interestingly, सिर्फ इंडिया नहीं टू फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर टू फ्रंट वॉर, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पिछले 2 साल से 2024 से वो लोग लगे हुए हैं अपना बॉर्डर ठीक करने में। अगर इंडिया के साथ कुछ हो गया, दिस इज पाकिस्तान वर्स्ट नाइटमेयर। इंटरेस्टिंगली, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस, चाइना का 2027 में वॉर आ रहा है डेफिनेटली। इसके लिए मिडल ईस्ट को शांत करके यूएस ने अपनी रिसोर्सेज, ऑलरेडी उनके रिसोर्सेज थी काफ़ी साउथ चाइना सी में, बट
चाइना नोज कि वो लोग 2027 पूरा साल वहीं पे बिजी होंगे। सो दे वांट, इंडिया के साथ पीस चाहिए था। अगर इंडिया ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया, दिस अगेन इज चाइनाज वर्स्ट नाइटमेयर, क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिकली चाइना थोड़ी स्ट्रेस्ड है। एंड हमने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड पार्ट 1 में 2020 में हमने दिखाया था हमने कैसे स्ट्रैटेजिक हाइट्स को कैप्चर किया था। एंड उस टाइम पे पता है हमारी एक सीक्रेट स्पेशल फोर्स है विच इज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, विच इज फुल ऑफ तिब्बतन कमांडोज मोस्टली। और ये 1960s में CIA और RNAW ने मिलके इनको ये किया था। SFF had to play a very important part in Operation Snow Leopard 1.0। और वो जब जब SFF यूज हुई है ना, तब तब चाइना हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल। जैसे चाइना ने नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे इंसर्जेंट्स थे, वो अर्ली 2000s में, आई थिंक 2002 या 2001 और 2003 के बीच में, ये लोग भूटान में भाग गए थे। और वहाँ पे इन्होंने मतलब नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से, मणिपुर से इनको निकाल निकाल के हमारे फोर्सेस ने, तो इनको फिर भूटान बचा था और भूटान भाग गए थे। अब भूटान में इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू फिगर आउट वेयर दीज गाइज वर हाइडिंग। फाइनली दे वर फाउंड, एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यही तिब्बतन कमांडोज का और हमारी मेन हमारे स्पेशल फोर्सेस का 21SF का, इन सब का एक 20 दिन लॉन्ग ऑपरेशन चला, ऑपरेशन ऑल क्लियर। और उसमें अराउंड 160 मिलिटेंट्स वो किल्ड। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, बट व्हेन उसी के साथ नॉर्थ ईस्ट जो है बिल्कुल साइलेंट हो गया था। तो जब जब SFF यूज हुई है, तब तो कुछ बड़ा बड़ा कांड हुआ है। चाइना नोज दिस एंड चाइना हैज विटनेस दिस। सो 2.0 विल नॉट, जो 1.0 से हमने जो लेसन्स लर्न की है ना, एक तो हमने, it was so swift कि Chinese were shocked overnight. They were shocked. We lost just one man, and that too we did not lose as in he was not killed. उनकी टांग, एक माइन ब्लास्ट हो गया था, उसकी वजह से उनकी टांग में चोट लग गई थी। We did not lose any man in Operation Snow Leopard, and I mean in that particular kinetic operation overnight। और स्ट्रैटेजिक हाइट्स ले ली थी हमने, रेजिंगला एंड रेकिनला, जो पेंगोंग सो लेक की जो स्ट्रैटेजिक हाइट्स हैं, वो कैप्चर कर ली थी। वी हैड पुश्ड चाइनीज अवे एंड वी हैड शॉक्ड देम। और चाइना का यहाँ पे उस साइड में प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ज्यादा डिप्लॉय रह नहीं सकते हैं ज्यादा देर तक, क्योंकि वहाँ पे इनकी साइड पे उनको ज्यादा ठंड झेलनी पड़ती है। और हमारे साइड में वी हैव दैट एडवांटेज कि हमारा साइड इनसे, इनकी साइड से ज्यादा बेरेबल है। तो पॉइंट इज, द टू फ्रंट वॉर अगर इंडिया फाइट करेगी तो पाकिस्तान और चाइना को भी फाइट करना पड़ रहा है, पड़ेगा। आई कांट हियर यू, यूर ऑन म्यूट। जी जी, अब सुनाई दे रहा है जी। अब सवाल ये है कि इतना तो क्लियर हो गया है कि जो भारत बात कर रहा है और जो प्रिपेयर्डनेस है टू फ्रंट थ्रेट की, वो डॉक्ट्रिन वो एकदम भारत का क्लियर इंडिकेशन है। और ये बात भी कि पाकिस्तान और चाइना, मतलब इंडियन आर्मी जो है दोनों फ्रंट पर साइमल्टेनियसली जो है हैंडल करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। और दोनों तरफ से, क्योंकि हमें पाकिस्तान और चाइना का कोऑर्डिनेशन हमें और दोनों फ्रंट पे जो थ्रेट है वो पूरी तरह से समझ में आता है। तो भारत का जो डॉक्ट्रिन है वो एकदम क्लियर हो रहा है, इंडिकेशन हम इसको क्लियर माने। मेरे को लगता है हमारी काफी सारी स्ट्रैटेजीज, और जो अभी तक हमारी वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजीज थी, वो सब चेंज हो रही हैं। जैसे अभी पिछले 5 साल से हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैज बीन रेगुलरली हिंटिंग कि हमारा जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, वो चेंज हो सकती है। तो क्या हुआ था, अब दिस इज लाइक यूजुअली जो न्यूक्लियर ये दीज आर डेटरेंट्स, राइट। तो चाइना ने स्टार्ट किया था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का, कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं यूज करेंगे। पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए इंडिया ने बोला, अगर तुमने हम पे अटैक किया, देन मैड, यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। हम इतना तुम्हें न्यूक्लियर इससे अटैक करेंगे कि तुम फिर बचोगे नहीं। अगर इवन इफ दैट कम्स एट हमारी इस मतलब हमारे इस पे भी उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वी आर रेडी टू बेयर दैट। मतलब हम ऐसी तुम्हारी हालत कर देंगे, दुर्गति कर देंगे, यू विल नॉट सर्वाइव इट। इतना म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन।
तो वो उनके लिए। बट अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जब इंडिया का वेग होने लगता है तो वो चाइना के अगेंस्ट भी यूज करने की स्कोप बढ़ रही है। एंड वी ऑल नो नाउ वी आर टेस्टिंग मिसाइल्स विच कैन रीच चाइना। पाकिस्तान की का टेस्ट तो अब हम करते ही नहीं है, मतलब दे आर विद इन आर रीच एंड वी कैन एग्जैक्टली रीच आपकी एनी। सिक्स को लेकर भी पाकिस्तान की एक वो है थिंक टैंक है CISS, वो लगातार अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि भाई भारत अग्नि 6 क्यों कर रहा है। तो इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली जनरल सुधाकर जी से यही प्रोग्राम भी किया था कि सर आखिर पाकिस्तान क्यों परेशान है, पाकिस्तान इज फार अग्नि 6 तो फार बियॉन्ड पाकिस्तान रेंज में आता है, तो वो क्यों इतना परेशान है। तो वहां से समझ में आता है कि भाई चाइना और US का दर्द वो बयान कर रहा है एक्चुअली, तो खुद तो एक्चुअली बयान क्या कर। है, पाकिस्तान को ये है कि उनका उनका जो मास्टर चाइना अगर अटैक में आ गया तो मतलब इनकी तो हालत बुरी होनी। इनका 80% इनका आज मिलिट्री सारा यहाँ से चाइना से। तो इंडिया क्या तो मतलब इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि तुमसे तो हम निपटेंगे, तुम्हारे सोर्स से भी निपटेंगे। तो दैट इज अ फियर फॉर पाकिस्तान। मतलब उनको उनके इक्विपमेंट के लिए रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा वो अलग बात, इसके अलावा उनको कोई चाइना से सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि चाइना खुद यूएस के साथ बिजी होगा और इंडिया के साथ भी बिजी होगा। तो दैट विल बी वन ऑफ द वर्स्ट नाइट। और इसके काफी टाइम से आसार दिख रहे हैं। अ, पहले श्रीलंका गिरा 2019 में, ये श्रीलंका चाइना का हब था। उसके बाद कोविड आया, कोविड की वजह से इनका इकोनॉमी गिरा। फिर 2021 में म्यांमार की कू हुई, तो चाइना को अपनी आर्मी को म्यांमार आर्मी की हेल्प के लिए भेजना पड़ा। फिर उसके बाद आपका बांग्लादेश गिरा 2024 में। उसके बाद सीरिया गिरी, सीरिया, और उसके इमीडिएटली बाद 6-7 महीने बाद वेनेजुला गिरी। अब पूरा मिडल ईस्ट, उनका ईरान जो उनका लास्ट होप है चाइना का, वो अब बिजी है। अब चाइना ईरान खुद कह रही है कि ठीक है वी आर रेडी फॉर अ पीस टॉक, बट इट इज अनसेटल्ड। ईरान कैन नॉट सस्टेन अ वॉर अगर चाइना की हेल्प ना हो। तो अगर चाइना ही बिजी हो जाए तो ना पाकिस्तान के पास हिम्मत रहेगी ना ईरान के पास हिम्मत रहेगी फाइट करने की। इनकी इकोनॉमीज ऐसे सस्टेन कर ही नहीं पाएंगी। तो दिस इज एंड चाइना को ये पता है कि दे विल सी, आई मीन नॉट चाइना रियली, सीसीपी नोज की सीसीपी को यू नो शी जिनपिंग एटलीस्ट will his government and his supporters will collapse, definitely collapse in next few years। तो उसी के साथ पाकिस्तान का भी ये हो जाएगा। तालिबान को अमेरिका लाई ही इसीलिए है कि पाकिस्तान और चाइना को, इनफैक्ट द मेन आइडिया वाज टू पुश चाइना बैक फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड सीपेक और अफगानिस्तान। वरना अफगान गवर्नमेंट तो बहुत करप्ट थी, वो तो चाइना को बाहर भेजने के कोई मूड में नहीं थे। तो तालिबान को लेके आए। एंड अब आप देखो, अब बदाख्शन में पाकिस्तान, अफगान जो तालिबान है और ताजिकिस्तान, इन सब की आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। वहां पे आईसिस की भी प्रेजेंस बढ़ रही है। बदाख्शन opens into Xinjiang। सीरिया में अटैक खत्म, सीरिया गिरा। अब सीरिया इज गोइंग अबाउट मेकिंग ट्रीटीज विद मिडल ईस्ट आल्सो। सीरिया में उइगर्स की आर्मी बैठी है जिसका नाम है ETIP। वो चाइना फियर्स विल रिटर्न टू शिंजियांग। और तुर्की तो बिल्कुल चाइना ट्रस्ट नहीं करती है, इसीलिए ब्रिक्स में तुर्की की प्रेजेंस, चाइना सेज वी डोंट वांट तुर्कीज प्रेजेंस इन ब्रिक्स। जी बिल्कुल। तो अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के पास क्या जो प्रोलॉन्ग हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए एडिक्वेट वॉर वेस्टेज रिजर्व्स है, क्योंकि अगर हम दूसरा की बात करते हैं और जिस तरह से आर्मी चीफ इंडिकेशन दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा जो अपने उन लोगों से कि परफेक्ट सोल्यूशन का वेट मत करो, तो जो मैसेज है क्या इस बात का है कि जो बैटलफील्ड है उसको डिसेंट्रलाइज करने का सिग्नल है? IBGIs कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। एंड पानागढ़ जो आपके कोलकाता में जो है वहाँ पे IBGs हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। दिस समथिंग दैट वी वर लुकिंग इनटू सिंस सो लॉन्ग, फाइनली इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये कहाँ पहले आया है? हमारे ईस्टर्न कमांड में पहले आया है, इट इज नॉट इन द वेस्टर्न कमांड। तो मतलब वेस्टर्न कमांड हम वी आर at all times prepared, but Of eastern course, commands के लिए Eastern हमारी is equally hot. East, West, North. In fact, we ईस्टर्न, should be यस, talking about ईस्टर्न three कमांड के points. लिए
ईस्टर्न कमांड के लिए स्पेशल स्ट्रेटजीज चाहिए जो चाइना को सरप्राइज करे, बिकॉज पाकिस्तान को हम ओवरवेल्म कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली चाइना हमको, अगर चाइना की इक्विपमेंट चलती भी नहीं है, इवन देन, जैसे XRNDW चीफ विक्रम सूद सर से एक बार मैं बात करी तो सर हैड सेड कि अगर इवन इफ द इक्विपमेंट आर नॉट दे 90%, अगर वो 50% या 60% भी चलता हो, तो जैसे ईरान ने यूज किया, दे विल ओवरवेलम आवर सिस्टम्स। तो वो कैपेसिटी है चाइना के पास। तो वी विल हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजीज एंड विल हैव टू बी वेरी स्विफ्ट। इसीलिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को लाना इतना जरूरी था ईस्टर्न कमांड में। एंड ईस्टर्न कमांड, वी नो, ईस्टर्न कमांड की एक्टिविटीज को देख के ही चाइना चौंक रहा है कि इसीलिए वो बांग्लादेश में भी अपनी प्रेजेंस, इवन चट्टोग्राम में भी वो लोग अपनी ड्रोन फैक्ट्रीज लेके आ रहे हैं। तो नेपाल में भी दे आर ट्राइंग टू पुश। अब नेपाल भी गिरा, नेपाल में भी उनकी जो प्रो चाइना गवर्नमेंट थी वो चली गई, राइट? तो कम्युनिस्ट चले गए, बेसिकली दैट्स व्हाट आई मेंट। पॉइंट इज, आर वी रेडी? आई थिंक at every मतलब army, even when Kargil was happening, at that point we may not have been ready, but yet I think our soldiers are prepared enough at every point. They're so well trained that they are in their side, in inside their head, they are always prepared for battle. अब जो है, पहले हमारे पास early 2000 में we did not have that kind of equipment, but today we can say we have that kind of equipment. Interestingly, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो everyone was going, I mean, सबको ये डर था कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा होगा। Yet India fared so well, so exceedingly well in its strategies. India just surprised and shocked Pakistan and China. Even China was shocked, right? क्योंकि Chinese air defense systems were annihilated inside Pakistan. तो अगर यही सिस्टम वो लोग अपना यूज करने, ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट क्वालिटी था, पुअर क्वालिटी था, तो वो वर्क नहीं किया ढंग से। तो जो भी है, इवन विद दैट, इंडिया स्ट्रैटेजी स्टंट चाइना। और चाइना भी आप देखो, अपनी जो न्यूक्लियर सिलोज रखती है, इट कीप्स इन शिंजियांग, ऊपर की ओर, Yes. क्योंकि उनको लगता है कि एट सम पॉइंट दे माइट हैव टू फेस इंडिया एंड वी माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटी इन अराउंड आवर बॉर्डर्स। तो इंडिया का जो है प्रिपेयर्डनेस, डेफिनेटली जो जो जिस तरीके से परचेज हो रहा है, बट येस, आई हैव ऑलवेज सीन पीपल से हमारा एयरफोर्स प्रिपेयर्ड नहीं है, नेवी प्रिपेयर्ड नहीं है, आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं है, बट ओनली व्हेन द रियल वॉर हैपेंस, इंडिया, मतलब मेरे को लगता है हमेशा अंडर प्ले करता है, हमेशा अंडर प्ले करता है। हमारे पास ड्रोन्स नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल वॉर, वी शो अ माइट, वी शो हाउ गुड वी आर एट इट। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। तो अमेरिका के साथ एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज चल रहा था। ये है 2019 से पहले की बात है, 2018 में या 2017 में एक्सरसाइज हुआ था। तो अमेरिकन वो थिंकिंग कि हाँ, इंडिया ही तो है, इनको हम शॉक कर देंगे एयरफोर्स एक्सरसाइज में। व्हाट डिड इंडिया डू? इंडिया ने सुखोई लाया, उसके नीचे जो MiG-21 थी, उसके रडार के नीचे, उस अपनी सिग्नेचर के नीचे, सुखोई का सिग्नेचर बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो सुखोई इतनी बड़ी है, राइट? तो उसके नीचे MiG-21 को लेके आके, इट्स जस्ट शॉक्ड द अमेरिकन्स। अमेरिकन एयरफोर्स वाज शॉक्ड। और ये इसके बारे में कब बाहर आया कि अमेरिकन्स को इंडिया ने उस एयरफोर्स एक्सरसाइज में हराया? जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ। बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो एक अमेरिकन एयरफोर्स वेटरन ने, जो तब तक रिटायर हो चुका था, उसने अपने ब्लॉग में लिखा कि इंडियंस ने हमको ऐसे ही सरप्राइज किया है एयरफोर्स एक्सरसाइज में, एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि अपनी, वी डोंट हैव इवन द 5th gen फाइटर जेट्स, राइट? तो 4.5 भी नहीं था उस टाइम पे तो हमारे पास। तो आई मीन वी डिड नॉट इवन हैव रफाल इन 2018, एंड राइट? तो 4th generation 5th generation छोड़ो, वो भी we were not well equipped. Even then we were able to shock the Americans. In any case, Rafale itself is called a Raptor killer, which is अमेरिका का जो F-22, which is their best aircraft. वो उसको UAE में फ्रांस और US की इसमें Rafale had I mean, कहते हैं Rafale was used against Raptor, and that is how Rafale earned the title of Raptor killer. तो इंडिया ने उसी के बाद इसकी ऑर्डर दी थी, रफाल की ऑर्डर दी थी। तो मेरे को लगता है जो है हमारे पास, हमारी जो
एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जो है, हमारी स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी हैं कि वी हम्म। कैन काउंटर द एनिमी. इट्स जस्ट दैट चाइना स्टिल हैज दैट केपेबिलिटी ऑफ ओवरवेलमिंग. लेकिन चाइना का भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जियोग्राफी. यस। हमारे हमारे साइड से जो फाइटर जेट्स जाते हैं, वी हैव लेसर डिसएडवांटेज देन देम कमिंग ओवर टू अस. उनके मिसाइल्स, उनके फाइटर जेट्स, दे ऑल विल फेस, द ड्रोन्स विल फेस द सेम प्रॉब्लम. जी। अच्छा, लेकिन हमने बैटलफील्ड डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, तो आपको क्या लगता है कि जो जूनियर कमांडर्स हैं उनको और ज्यादा टेक्टिकल इनोवेशन और जो डिसीजन मेकिंग जो है उसमें फ्रीडम मिलने की आवश्यकता है? क्योंकि हमने जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट देखी है उसमें हमने देखा ईरान का जो वॉर पैटर्न रहा, जिस तरह से उनको सारा कुछ डिसेंट्रलाइज किया, उसमें उनको काफी सफलता भी मिली। तो क्या हमें भी उस तरह से कुछ फ्रीडम देने की आवश्यकता है? जो जूनियर कमांडर्स हैं उनके पास ज्यादा फ्रीडम होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, और जो टेक्निकल इनोवेशन है उसको लेकर। ये ना कुछ सालों से हो रहा था. पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात है, अर्ली 2000s, इवन टिल 2010 2012. तो जब भी सीज फायर वायलेशन होता था, द आर सोल्जर्स एट द बॉर्डर कुड नॉट फायर बिकॉज दे नीडेड द परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटीज. फिर बाय 2014 टू 2018 2019, इंडियन जो बॉर्डर था इतना लिट था कि पाकिस्तान यूज्ड टू आस्क फॉर सीज फायर अलोंग द LOC. तो क्योंकि तो ये क्या है, मेरे को लगता है ये स्लोली स्लोली our forces were becoming independent. They were given, उनको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जा रहा था कि आप लोग अपना एक्शन खुद ले सकते हैं. इट योर आपके इस पे है कि आप एनिमी को कैसे टारगेट करें. आप उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में देखो, उसमें भी द ड्रोन वॉरफेयर यूनिट्स, they were functioning very well and they were functioning independently, yet reporting to their command. IBG जब आ रहा है यहाँ पे, अगेन they will all be independent entities. They will all be having independent, जैसे sappers हुई, they will start their as soon as they feel something is going wrong, the infantry will move in, the sappers, they will start demining. This will start off even without the higher command saying anything. If there is any threat to the border, immediate action will start. ये हो जाएगा. इसीलिए IBGs को लेके भी आए हैं. जरूर मेरे को लगता है द क्वेश्चन वाज कि क्या जरूरत है इनको जूनियर कमांडर्स को इंडिपेंडेंट करने की. मेरे को लगता है दे आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, दे आर ऑलरेडी टेकिंग दैट ऑर्डर्स. इट्स जस्ट दैट वी वुड नॉट नो. हमको उसकी खबर नहीं आएगी, लेकिन उसका अंदाजा हमको लगने लगा है. आज मेरे को ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा उसका ये फील हुआ था कि देर ऑल इंडिपेंडेंट एंटिटीज एंड they might be reporting to the central entity, but they're all functioning and carrying out their attacks as per their needs. And IBG is next level of it. Definitely our COs, the commanding officers, they will get more power under all circumstances, and this works well. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि लवीना, क्या आपको लगता है कि भारत को पहले से ज्यादा जो होल ऑफ नेशन वॉर प्रिपेयर्डनेस मॉडल है उसकी जरूरत है? क्योंकि मल्टी फ्रंट जो थ्रेट है वो भारत के सामने है. What did you say? Your voice is little muffled. मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि भारत को पहले से ज्यादा होल ऑफ नेशन वॉर प्रिपेयर्डनेस मॉडल की जरूरत है? या क्योंकि threat level बढ़ता जा रहा है. ये रशिया यूक्रेन में भी हमने होल ऑफ वॉर का ये देखा है कैसे कि उनकी इंटरनल एजेंसीज और एक्सटर्नल एजेंसीज एक साथ बिजी हो गई थी. बिपिन रावत यूज्ड टू ऑलवेज से 2.5 फ्रंट 2.5 फ्रंट. रशिया इज विटनेसिंग इट. रशिया में एक्सटर्नल एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज यूक्रेन की ओर बिजी हैं, तो इंटरनल एजेंसीज टेररिस्ट अटैक्स, आईसिस जो अटैक्स कर रहा है, विच आर नॉट इवन रिपोर्टेड. अभी वेरी रिसेंटली आईसिस के अटैक्स जो हुए हैं उनके जेल में आने से, नथिंग इज रिपोर्टेड. तो बट क्या हुआ, उनकी इंटरनल एजेंसी भी साइलेंट नहीं बैठी है. दे हैव सो स्प्रेड थिन. या फिर तो प्रोटेस्ट हो रहे होंगे या फिर टेररिस्ट अटैक हो रहे होंगे. दिस इज whole of a nation approach only. I mean,
all your agencies, all your forces, be it paramilitary inside or be it your army outside, navy. And next is not going to be a land war. Next is definitely going to be a war in the sea. आप चाहे पाकिस्तान को देख लो, चाइना को देख लो. चाइना पिछले 10 साल में दे आर, व्हाई आर दे पुशिंग सो मच फॉर देयर नेवी? उन्होंने उनकी नेवी, इन्होंने इतनी ज्यादा एकदम, इन्होंने अपने कैप्टन्स एंड जूनियर रैंक इनको एकदम से आप इनको प्रमोट किए हैं. क्योंकि शिप, आपने शिप तो बना लिया 1 साल में, उसको चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना. यू नीड ऑफिसर्स एंड यू नीड मराइनर्स. सबमरीन आ रही हैं, तो यू नीड लॉट ऑफ देम, यू नीड सेलर्स. तो एकदम से इनको प्रमोट किया, ज्यादा इनटेक रिक्रूटमेंट की, बट दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस, राइट? तो पाकिस्तान के साथ भी यही इशू है. ये लोग खरीद तो रहे हैं, बट इसके हिसाब से इनके पास मैन पावर नहीं है. एंड पाकिस्तान तो क्या ही खरीद रहा है, दे आर गेटिंग गिफ्ट्स राइट फ्रॉम चाइना, बट इट इज मोर दान टुवर्ड्स द मिलता है उनको, चाइना गिफ्ट साइड. या दान मिलता है. so next war is not just on land, not just limited to army, air force. They'll be busy, but we will actually see the navy getting active. और जब भी इंडिया की नेवी एक्टिव हुई है, पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं. यस, तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और स्नो लेपर्ड 2.0 को हेडलाइन बना देना बिल्कुल आसान है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत जरूरी है. आर्मी चीफ का मैसेज रेडीनेस का कॉल है. पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्टिंग है वो इसे किसी नए ऑपरेशन को ऑफिशियली लॉन्च होने की अनाउंसमेंट नहीं बताती है, लेकिन मैसेज यहाँ पर स्ट्रेटेजिक है. पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंट, चाइना के साथ नॉर्दर्न फ्रंट, और इन दोनों के बीच जो ड्रोन, साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का रैपिडली चेंजिंग बैटलफील्ड. और ऑफ कोर्स हम अपने ईस्टर्न फ्रंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वहां पे भी चैलेंज बहुत ज्यादा है. जनरल धीरज सेठ का जो फोकस है वो एक पुरानी मिलिट्री ट्रूथ को नए अंदाज में सामने लाता है. जंग सिर्फ वेपन से नहीं जीतते हैं, म्यूनिशन से जीतते हैं, लॉजिस्टिक्स से जीतते हैं, ट्रेन मैन पावर से जीतते हैं, और सबसे बढ़कर वो लीडरशिप जताती है जो बैटलफील्ड बदलने से पहले थिंकिंग बदले. आज भारत के सामने सवाल ये नहीं है कि हमारे पास पावरफुल वेपन्स हैं या नहीं है. सवाल ये है कि क्या हर इंफॉर्मेशन, हर सप्लाई चेन और हर कमांडर जीरो वार्निंग क्राइसिस के लिए प्रिपेयर्ड है. क्योंकि बॉर्डर पर शांति डिप्लोमेसी मेंटेन कर सकती है, लेकिन डिप्लोमेसी की क्रेडिबिलिटी के पीछे एक मिशन रेडी मिलिट्री होना बहुत आवश्यक होता है. सो दोस्तों, मैं अंबर जैदी हूँ, और जंग की तारीख दुश्मन चूज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भारत की तैयारी की तारीख जो है सब भारत को चूज करनी है, और वो तारीख कल नहीं बल्कि आज है. रवीना, बहुत धन्यवाद आपका इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. जय हिंद.